मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं वो राजनीति विज्ञान से संबंधित ये रहेगी। यहां से प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का पार्ट 1 इंडियन पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ ये क्या कह रहा है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम माता पिताओं को भी आपराधिक प्रतिक्रिया संहिता की धारा 125, इसको नोट कीजिएगा, धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या ऐसी खासियत है, इसको समझने की कोशिश है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में ही एक अपना जजमेंट दिया था जिसमें मुस्लिम माता पिताओं को भी एक क्रिमिनल या कहीं अपराधी की श्रेणी में रखने का जो बात कही गई है वो आपके धारा 125 के अंतर्गत रखा गया है। इसमें क्या है, जिसमें तलाकशुदा पत्नी के साथ, देखिए तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक जो संपूर्ण खर्चा रहेगा वो आपके पिता का रहेगा। ये नहीं कि आपने दूसरी शादी कर ली है, जो पहले बच्चे हैं उनको आप घर से बाहर कर देंगे और उनकी जो पूरी परवरिश होगी वो रोड पे या भीख मांगते हुए या किसी अन्य के सहारे पे रहेगी। ऐसा नहीं रहेगा। जब तक पिता जीवित है तब तक उसका जो संपूर्ण वाहन और उनका खर्चा वर्चा रहेगा। जब तक वो 18 साल की उम्र पूरी नहीं कर लेते तब तक का वो सारी जिम्मेदारी आपके पिता की रहेगी। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। वहीं अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं तो देखिए ये क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कभी बनता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको याद रखिएगा कि ये कह रहा है कि भैया प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात कर रहा है कांग्रेस का। व्योमेश चंद बनर्जी ये आपके क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये पहले अध्यक्ष के तौर पे ये बने थे। और उसके बाद बात करें पुनः कब और किस अधिवेशन के ये अध्यक्ष रहे, पहले तो ये आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के तौर पर रहे और फिर उसके बाद कब और किस अधिवेशन, एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी इनके द्वारा की गई थी। तो वो जो अधिवेशन था वो 1892 इलाहाबाद का जो अधिवेशन था, इसमें इनके द्वारा अध्यक्ष की भूमिका क्या की थी, निर्वाह की गई थी। ये आपको पता होना। अब देखिए प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान ये रखा गया है। स्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत से संबंधित तमाम चीज़ें जो हैं, जो इन चीज़ों को समाप्त करने के लिए भारत के जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल उसमें वर्णित है, तो उसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल आपका 17 में इन चीज़ों का जिक्र या प्रावधान दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवा निवृत्त होते हैं, ये आपको बताना है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं या भारत के जो सर्वोच्च पद होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवा ये निवृत्त होते हैं अपने पद से। तो दोस्तों आपको बता दूं, नियुक्ति जब इनकी नियुक्ति होती है तो उसके 6 वर्ष तक होते हैं, क्योंकि अगर बात करें इनका जो कार्यकाल होता है वो सिर्फ आपके क्या होता है 6 वर्षों का लिए इनका कार्यकाल को निर्धारण किया जाता है। या फिर उनकी जो उम्र है 65 वर्ष की आयु तक के ये क्या हो सकते हैं, आपके इस पद पर बने रह सकते हैं और जब तक ये अपनी 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, ठीक है। किसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे आपके 60 साल में किसी का इसमें चयन हुआ तो वो अपने 65 वर्ष की जो आयु है वो तब तक कंप्लीट कर लेगा, तब उसके बाद सेवानिवृत्त होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। या फिर कोई बंदा आपके 45 साल में लग जाता है तो वो 6 साल जैसे उसके कंप्लीट हो जाएगा वो इस पद से क्या हो जाएगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न ये क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है भारत के अंतर्गत, ये बताना है। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की हमेशा जो भी नियुक्ति करता है वो आपके राष्ट्रपति करता है। अगर देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करो, अगर हम राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको दोस्तों ये आपके राज्यपाल द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक।
अब देखिए अगला प्रश्न क्या क्या है कि किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है। ये बहुत दफ़े क्वेश्चन बना है, ये पूछा भी जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि भैया जो जब कोई विधेयक बनता है उसको प्रॉपरली धन विधेयक होने के अंतर्गत किन किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जब किसी विधेयक पर चर्चा होती है उसकी लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में उसकी चर्चा होती है, और धन विधेयक पर जो अंतिम स्टैंड जो लेता है वो आपके लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर बोलते हैं, उनके द्वारा इस चीज़ को किया जाता है। अंतिम फैसला उनका रहता है, वो निर्णय लेते हैं। ठीक, अब इसके अंतर्गत देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। ये कह रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा था, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संविधान के पिता के रूप में जिसे जाना जाता है वो आपके भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। और अंबेडकर जी ने जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संविधान के ऐसे कौन से हिस्से को उसका हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो दोस्तों आपको बता दूं संवैधानिक उपचारों की अधिकारों के बारे में बात की गई है, इसको क्या कहा जाता है, संविधान का हृदय और सोल कहा जाता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इस बारे में बोला गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति पर, देखिए हो जाने की स्थिति पर क्या होता है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं जब किसी मंत्री के विरुद्ध कि भैया उसने संवैधानिक पद पर रहते हुए संविधान के दुरुपयोग करा, ये तमाम चीज़ों को दुरुपयोग किया, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, मंत्रिपरिषद के पद से या मंत्रिपरिषद से उसे त्याग पत्र देना पड़ता है और वो किसी भी प्रकार से मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं रह सकता है। उसीलिए उससे क्या किया जाता है, त्याग पत्र लिया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न, राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है, ये आपको बताना है। देखिए जब राज्यसभा के जब द्विवर्षीय जो चुनाव होते हैं, उन चुनाव की घोषणा को आधिकारिक रूप में कौन जारी करता है, तो आपको बता दूं ये जो करता है आपके इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग द्वारा इसको किया जाता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, लोकसभा तो भंग हो सकती है मगर राज्यसभा कभी भी किसी भी परिस्थितियों में भंग नहीं होती, क्योंकि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और इन 6 वर्षों में हर नए सत्र में कहें हर साल जब कोई राज्यसभा का जो सदस्य होता है जब वो सेवानिवृत्त होता है तो उसके बाद उसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। तो राज्यसभा का जो सदन की जो संख्या है वो साइकिल के पहिए की तरह घूमता है, वो रिसाइकिल चलता रहता है, उसमें चुनाव तमाम चीज़ राज्यसभा के निरंतर बनाए रहते हैं, तो उसे भंग नहीं किया जा सकता। और हम बात करते हैं, अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा क्या होता है, उसका एक कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो निश्चित तिथि में होता है। तो राष्ट्रपति उसको जो संविधान के जो आर्टिकल है जिसके अंतर्गत आर्टिकल 85 के अंतर्गत क्या कर सकता है, आपके लोकसभा को भंग कर सकता है। वो अधिकार आपके पावर किसको है, आपके राष्ट्रपति को, ये संविधान के अंतर्गत वो पावर दी गई है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा फिर बनाए जाने तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको बताना। अब देखिए अगर हम बात करें जो 26वां संविधान संशोधन हुआ था, जो ये हुआ था आपके 1971 में हुआ था, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान के द्वारा जो प्रीवियस मान्यताएं थीं तथा उस जो विशेषाधिकार थे उनको पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है,
किस कौन से संशोधन के अंतर्गत? वो 26वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1971 में हुआ था, तो उसको क्या कर दिया गया, सिरे से खारिज कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े कि संविधान के किस अनुसूची शेड्यूल में राज्यपाल की बात करते हैं, राष्ट्रपति की बात करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं, उन वेतनों को कहाँ से आहरित किया जाता है, ये बात करें। जो वेतन के निर्देश दिए गए हैं, तमाम चीज़ों का उल्लेख हुआ है, तो वो आपके द्वितीय अनुसूची में इस चीज़ का वर्णन दिया गया है कि भैया आपके राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, भारत के मुख्य जो न्यायाधीश आदि का जो वेतन दिए जाएंगे वो अनुसूची या कहें 2 के अंतर्गत उसका प्रावधान उसमें दिया हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न को देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है, ये आपको बताना है। देखिए, देना होता है आपके 14 दिन पूर्व। अगर राष्ट्रपति पर अगर किसी भी प्रकार का महाभियोग लगाते हैं तो 14 दिन पूर्व उसको सूचना दी जाती है। तो ये सूचना क्यों दी जाती है, ये आपको बता दूं। देखिए, पहले तो महाभियोग क्या होता है? महाभियोग वो चीज़ होती है जब राष्ट्रपति संवैधानिक पद पर या कहें भारत का पहला व्यक्ति माना जाता है, भारत का प्रथम नागरिक के तौर पर माना जाता है। यदि राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए जो उनकी जो पावर होती है, जो उनका दायित्व होता है, उस लेगेसी से थोड़ा हटकर कुछ कार्य करते हैं या संविधान के कार्यों का उल्लंघन करते हैं या संवैधानिक पद पर रहते हुए संविधान के विरुद्ध कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि राष्ट्रपति पद पर बने रहने में नहीं किया जाता, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति पर संविधान के विरुद्ध कार्यों के लिए उनको पद से हटाने की प्रतिक्रिया को यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, जब अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, पद पर रहते हुए दूसरों को बेनिफिट देना, जब भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होते हैं तो उस पर क्या किया जाता है, महाभियोग की ये प्रतिक्रिया की जाती है। तो 14 दिन पूर्व उनको नोटिस या सूचना देनी पड़ती है कि इस संबंध में आप अपना पक्ष, ये नहीं कि सीधे ही आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं। राष्ट्रपति को भी अपना संपूर्ण रूप से पक्ष रखने का यहाँ पर क्या दिया जाता है, मौका दिया जाता है। अपनी बात को सिद्ध किया जा सकता है कि भैया मैंने इस चीज़ के तहत ये तमाम चीज़ें की, तो ये तमाम चीज़ें, ठीक है, वो पता होना चाहिए कि भैया कितने दिन का पूर्व नोटिस दिया जाता है। आपके 14 दिन तक ये नोटिस दिया जाता है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो कितने दिनों के अंतर्गत या कितने महीनों के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव, ये निर्वाचन प्रणाली पूरी की जा सकती है। देखिए, राष्ट्रपति का पद सिर्फ 6 महीने के लिए ही क्या होता है, रिक्त हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 6 महीने तक अगर रिक्त है तो 6 महीने के अंतर्गत क्या किया जाता है, उसमें चुनाव प्रतिक्रिया करते हुए नए राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। अगर किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनकी डेथ हो जाती है तो उसका संपूर्ण जो दायित्व है उसको किसको हस्तांतरण होता है, वो आपके भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके पास वो पूरी पावर चली जाती है। वो एज ए राष्ट्रपति का दायित्व उनका निर्वाह करते हैं, कार्यवाहक के तौर पर उनका निर्वाचन करते हैं, जब तक कि आपके क्या नहीं हो जाता है, आपके नियुक्तियां नहीं हो जाती है किसकी, राष्ट्रपति की। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है, ये आपको बताना है। विधान परिषद के बारे में बात कर रहे हैं तो उनकी कुल सदस्य संख्या कितनी होती है और उसका कितना भाग आपकी विधानसभा से चुनकर आना अनिवार्य होता है। देखिए, अगर बात करते हैं तो उसका 1/3 भाग आपका क्या होता है, ये संविधान जो विधानसभा से चुनकर इनको क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, ये विधानसभा से चुनकर आते हैं विधान परिषद के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है, आर्टिकल 75 में किस चीज़ का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो बता दूं, संपूर्ण मंत्री परिषद के दायित्व, उनके कार्य, संपूर्ण उनकी नियुक्तियाँ किस प्रकार से होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ों का वर्णन आपके मंत्री परिषद के अंतर्गत इसको किया गया है।
अब बात करते हैं अगले प्रश्न। तो किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार रखने के लिए संसद की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव कहलाता है। अगर देखिए संसद का अगर सत्र चल रहा है तो उसको अगर बंद कराना है तो उस समय इस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना, काम रोको प्रस्ताव इसको कहा जाता है। ठीक है, काम रोको प्रस्ताव इस चीज़ को बोला जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। यह संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची है जिसमें कितने विषय हैं। देखिए केंद्रीय सूची की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कुल कितने विषयों को इसको अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कुल कितने विषयों को रखा गया है, तो उसमें 97 विषय इसके अंतर्गत जोड़े गए हैं। तमाम चीज़ों का उल्लेख इसमें दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, ये आपका बताना है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा क्या किया जाता है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किया जाता है कि हाँ कि अब अगली पंचवर्षीय योजना किस प्रकार से होगी, क्या उनमें चीज़ें होनी चाहिए, और उसका पुनर्निरीक्षण में उसका पूरा खाका तैयार किया जाता है। उनको देखा जाता है, जो पूर्व में जो योजनाएं हों उनका पूरा किया जाता है, फीडबैक लिया जाता है कि क्या ये योजना धरातल में वास्तविक तौर पे क्रियान्वित थी या नहीं थी, क्या इससे जिस उद्देश्य के लिए इसको लॉन्च किया गया था क्या वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही या नहीं रही, इन चीज़ों का बात करते हैं। ये किसके द्वारा किया जाता है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इस चीज़ को किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए ये कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। अगर बात करें पंचायती राज, ये बहुत दफ़े क्वेश्चन बनता है, तो इसमें सत्ता का जो केंद्रीकरण किया जाता है उस पर क्या दिया जाता है, पंचायती राज को। अब कभी पूछा जाता है कि पंचायती राज जो दिवस कब मनाया जाता है, आपके 24 अप्रैल को ये पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर यह आधारित होती है। ठीक है, अब वहीं अगला प्रश्न देखिए, तो कह रहा है कि भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन रहे, तो आपको पता होना चाहिए एम अनंत शयनम अय्यर ये रहे थे। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अनंत शयनम अय्यर ये रहे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो ये कह रहा है कि शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये आपके जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत क्या किया गया था, शिक्षा को राज्य सूची के अंतर्गत पहले उसमें रखा गया। अब देखिए इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न की तरफ बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। जो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा जो अगर हम बात करें, ये आपके आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा इसमें की गई है। दोस्तों